ऋषिया, पवन, भूमि, विक्की सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं मैदान एपिसोड की। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा और ध्यान रखना दोस्तों, आप किस्मत के भरोसे नहीं हो, किस्मत आपकी मेहनत के भरोसे। चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी बिहारी लाल की जय। और मैदान एपिसोड का नंबर 34 जो है ये आपके सामने आ रहा है। देखिए आज का पहला सवाल, अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है और इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका दोस्तों उपयोग होता है। सवाल आपसे ये पूछा, ठीक है। पहली बात तो अमोनिया पूछूं आपसे, किसे बोलते हैं। देखो N2+3H2 पूछूं आपसे, ये बनता है आपके, ये बनता है 2NH3। क्या बनता है? 2NH3 बोलता है। इसे बोलते हैं हम लोग अमोनिया। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग अमोनिया बोलते हैं। और इसका यूज जो लिखना आपके, इसका यूज जो है वो शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में भी होता है। अमोनिया का यूज ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब सवाल पूछ रहा है आपसे, ये जो बनता है ना, इसको बनने को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपके, इस बनने की क्रिया क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हैबर विधि। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपके हैबर विधि कहते हैं। और सवाल पूछा आपसे कि जो हैबर विधि के अंदर जो है कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, तो लोहा छापना। Fe आपके आयरन जो है, Fe आयरन जो है यह उत्प्रेरक होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो सवाल कभी पूछूं आपसे, N2+3H2 = 2NH3 अमोनिया बनता है और किससे बनता है? हैबर विधि से बनता है। और इसके अंदर छापना जो लोहा होता है आपके, आयरन जो होता है वो किसके रूप में होता है? कैटालिस्ट के रूप में होता है। इस रिएक्शन को बढ़ाने में जो है इसका योगदान होता है। ये एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। और पूछूं आपसे यूरिया जो है, इसका निर्माण पूछूं आपसे, इसका निर्माण जो है वो कौन सी विधि से होता है? छापना। यूरिया जो है इसका निर्माण जो है वो कौन सी विधि से होता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टिहरी बांध किस दोस्तों नदी के ऊपर है? अरे टिहरी बांध किस राज्य के अंदर है? उत्तराखंड राज्य के अंदर टिहरी बांध है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। नदी कौन सी है? नदी आपकी भागीरथी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल मैंने आपसे यहाँ पर पूछा, यूरिया जो है दोस्तों इसके निर्माण की जो विधि होती है उसे क्या लोग बोलते हैं? तो यूरिया को बनाने वाला व्यक्ति था आपके वोलर। कौन था? जो वोलर जो आपके, वोलर जो है लिखना, वोलर जो है यह यूरिया को बनाने वाला व्यक्ति था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले यूरिया बनाने वाला व्यक्ति वोलर था, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, चरक किस वंश में राज्य वैद्य के दोस्तों रूप में थे ना? चरक साहब जो है, अरे आपने पढ़ी होगी ना चरक संहिता, सुना होगा आपने। चरक संहिता जो आपके सवाल पूछा है कि जो चरक साहब थे वो किस वंश के अंदर राज्य वैद्य रूप में थे आपके। अरे चरक साहब याद कीजिए आप, जो है यह दोस्तों किस वंश के अंदर आपके, ये कुषाण वंश के अंदर। किसमें? कुषाण वंश जो है इसके अंदर जो कनिष्क फर्स्ट थे, इनके दरबार में कौन थे? चरक साहब थे ना। तो कुषाण वंश के जो कनिष्क फर्स्ट हैं इनके दरबार के अंदर कौन थे? चरक थे। और इनके द्वारा चरक संहिता लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे, चरक मत, चरक के द्वारा चरक संहिता और कुषाण वंश के अंदर कनिष्क फर्स्ट आपके इनके दरबार में थे ना। अगर पूछे कुषाण वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे बताओ मुझे, इसके फाउंडर पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों आपके? कनिष्क फर्स्ट को क्या बोलते हैं? भारत का दूसरा अशोक कहते हैं, द्वितीय अशोक कहते हैं। ये भी दोस्तों बड़े महान आपके राजा थे कनिष्क फर्स्ट जो है, इसलिए इनको भारत का सेकंड अशोक बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं के टाइम पर क्या होता है, इन्हीं के टाइम पर छापना जो फोर्थ हमारी जो बोध संगति जो होती है वो इन्हीं के टाइम पे होती है, ठीक है। और कहां पर होती है? कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है ना। जो कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है फोर्थ बोध संगति जो है वो इनके टाइम पर होती है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों लिखना आपके कुजुल कुडफिसस कौन थे? कुजुल कुडफिसस जो है ये संस्थापक थे, ठीक है। तो कुजुल कुडफिसस जो है एक इसके फाउंडर हैं, जो आपके कुषाण वंश जो है इसके फाउंडर कौन थे? कुजुल कुडफिसस थे, ये भी आपको नोट करना है। मैंने दोस्तों आपसे कहा कि फोर्थ बोध संगति जो है वो इनके टाइम पर होती है। और इन्होंने ही क्या करा था आपके, इन्होंने ही शक संवत शुरू किया। अच्छा बताओ इसकी शुरुआत कब होती है, ठीक है। इन्होंने ही सबको हरा करके शक संवत की शुरुआत की है। आपको बताना है कि इसकी शुरुआत जो है वो किस वर्ष के अंदर होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चरक साहब किसके दरबार में थे आपके? चरक जो है कुषाण वंश के अंदर थे और संस्थापक कौन इसके? कुजुल कुडफिसस संस्थापक है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किस शिलालेख के अंदर मिलता है, ठीक है। 78 AD लिख लीजिए आपके, कब शुरुआत हुई थी इसकी? 78 AD जो है इसमें शुरुआत हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किस शिलालेख में मिलता है आपके? अरे सती प्रथा पूछूं आपसे, इसका साक्ष्य कहां पर मिलता है? एरन अभिलेख के अंदर। कहां पर मिलता है? जो एरन अभिलेख है। और सवाल पूछूं आपसे, अच्छा बताओ एरन अभिलेख जो है वो किस राज्य के अंदर, बताओ किस राज्य के अंदर एरन अभिलेख प्राप्त हुआ था? और लिखना भानुगुप्त जो है इनके समय जो है यह अभिलेख बनाया गया था और इसी टाइम पर सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसके अंदर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो इसके प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कि भाई इसका अंत कराने वाला कौन था, तो राजा राममोहन राय जो है इनके प्रयासों से, लिखना इनके प्रयासों से 1829 के अंदर विलियम बेंटिक के द्वारा जो है इनका अंत किया गया, ठीक है। तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया है, 1829 में किया गया है और राजा राममोहन राय के प्रयासों से किया गया, ठीक है। सवाल पूछा मैंने, एरन अभिलेख राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश शापना स्टेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर आपके एरन अभिलेख स्थित है ना। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम जो है वो कामरूप है, ठीक है। अरे कामरूप पूछूं आपसे, कामरूप जो नाम आपके वो किस स्टेट का प्राचीन नाम आपके? तो जो असम राज्य है इसका प्राचीन नाम क्या है? वो कामरूप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असम का प्राचीन नाम कामरूप है। और पूछे कलिंग किसका नाम है ना? कलिंग जो है छापना, जो ओडिशा, वर्तमान जो ओडिशा है इसका नाम कलिंग है, ठीक है। अरे कलिंग सुना? कलिंग नरेश खारवेल है ना, सुना? कलिंग नरेश खारवेल जो है इनके टाइम में एक अभिलेख था जिसका नाम था भानुगुप्त अभिलेख, आपको याद होगा, ठीक है। तो इनके टाइम की बात है, ठीक है। बाकी तो कलिंग के बारे में सुना ही आपने। और सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख याद कीजिएगा आपके, कलिंग में जो नरसंहार किया था, कलिंग नरसंहार किया था और उसके बाद में छापना धम्मचक्र की जो नीति अपनाई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। सम्राट अशोक कलिंग आपके 13वां शिलालेख नोट कीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों कामरूप किसका नाम था? असम का नाम कामरूप था। और यहाँ दोस्तों पहले क्या था आपके, यहाँ पहले अहोम साम्राज्य कौन था? यहाँ पर राज किसका था? जो अहोम साम्राज्य है इसका दोस्तों राज था। और इनके बड़े फेमस कौन थे? एक सेनापति थे, इनका नाम था आपके लाचित बोरफुकन। क्या नाम था? लाचित बोरफुकन जो है ये नाम शायद आपने सुना होगा ना। लाचित बोरफुकन जो है वो सेनापति था यहाँ पे आपके। और लाचित बोरफुकन छापना अभी दोस्तों हाल ही में इनकी स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर लिखिए, अभी हाल ही में इनकी स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर जो है वो अभी हाल ही में स्थापित हुई है लाचित बोरफुकन की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अहोम साम्राज्य था, लाचित बोरफुकन का नाम ध्यान रखना, आपके स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर अभी हाल ही में स्थापित हुई है, नोट कीजिएगा, ठीक है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है वो ट्रांसफर की दोस्तों आपके? और बताओ किस सम्राट ने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से आपके दौलताबाद हो? पहली बात तो पहले राजधानी हमारी क्या थी? कलकत्ता थी, ठीक है। बाद में दोस्तों राजधानी कहां पर आ चुकी है? दिल्ली आ चुकी है ना। इसकी पूछूं आपसे, घोषणा कब होती है? 1911 के अंदर होती है, ठीक है। और ये कब दोस्तों आती, लिखना कब आई, लिखना ये कब बन गई छापना? 1912 के अंदर बन गई, ठीक है। घोषणा 11 के अंदर होती है, बनती कब? 12 के अंदर बनती है ना। और पूछूं आपसे, दिल्ली से दौलताबाद छापना मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? जो मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां पर लेकर आ गए? दौलताबाद के अंदर लेकर आ गए, ठीक है। अब बताओ इनके दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया, ठीक है। इनके दरबार में कौन सा विदेशी यात्री जो है वो विदेश से आया था, इनका नाम आपको बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो गया। अगर पूछूं आपसे भाई साहब सांकेतिक मुद्रा पूछे आपसे, सांकेतिक मुद्रा जो है वो शुरू करने वाले कौन थे भारत के अंदर? वो भी मोहम्मद बिन तुगलक जो है सिंबॉलिक करेंसी शुरू करने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सवाल पूछी आपसे यहाँ पर कि इनके दरबार में जो है कौन सा विदेशी यात्री जो है वो दोस्तों आया था, इनका नाम आपको बताना है। दरबार में कौन विदेशी यात्री जो है वो घूमे दोस्तों आया था आपके? अरे उनका नाम जानते हो? रसगुल्ला जो है जो आए थे ना, उनका नाम आप जानते हो? अरे याद कीजिए दोस्तों, अरे इब्ने बतूता का नाम सुना है क्या आपने? इब्ने बतूता बगल में जूता दोस्तों ना, इनका नाम भी आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कहां से आया, ठीक है, ये कहां से आया था, ये रसगुल्ला मोरक्को, कहां से, मोरक्को से आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोरक्को से इब्न बतूता है ना। रचना दो आप पूछूं आपसे, किन दो हाथियों के मध्य, भाई साहब देख रहे हो रसगुल्ला मेरी टीम जो है, रचना दो आप जो है, रचना पूछ रहा है आपसे किन दो हाथियों के मध्य, ठीक है। अरे हाथियों नहीं दोस्तों, किन दो नदियों के मध्य क्या है, किन दो नदियों के मध्य है, ये आपसे सवाल पूछा गया, ठीक है। तो रचना दो आप पूछूं आपसे, किन दो नदियों के मध्य, सवाल आपसे ये पूछा गया, ठीक है। हाँ लिख लो दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम रहेला क्या है, रहेला इनकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रहेला इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। पहली बार सवाल पूछ रहा आपसे, रचना दो आप जो है वो किन दो नदियों के दोस्तों मध्य आपके, देखो नदी पूछूं आपसे, ये 5 नदी आपको बनाने सो, एक तो नदी कौन सी आपकी, यह नदी आपकी सिंधु नदी, कौन सी सिंधु, ठीक है। फिर दोस्तों नदी कौन सी आती है, फिर आती है आपकी झेलम नदी, कौन सी है, झेलम नदी है। फिर आती है नदी कौन सी आपकी, फिर आती है चेनाब नदी, ठीक है। सिंधु झेलम चेनाब, फिर आती है कौन सी नदी आपकी, रावी नदी आती है ना। फिर आती है व्यास नदी, कौन सी आती है, व्यास नदी आती है। और फिर नदी कौन सी आती है, सतलुज नदी आती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका सही क्रम है ना, कभी पूछे ना कि नॉर्थ टू साउथ सही क्रम क्या है, सिंधु झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज जो है, ये इसका सही क्रम आपके। और इसे बोलते हैं पंजाब का मैदान, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पंजाब या फिर पंजाब जो है, इसे कहते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा दोस्तों आपसे, रचना दो आपकी बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, रचना जो है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर आर ए का मतलब हो गया रावी नदी, कौन सी नदी आपके, रावी नदी हो गया। और जो सी एच है आपके, इसका मतलब क्या हो गया है, चेनाब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पूछूं आपसे, इन दोनों के बीच जो एरिया होता है, सो दो नदी के बीच जो एरिया होता है उसे बोलते हैं दोआब, क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। दो नदी के बीच का जो एरिया उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। तो रचना किसके बीच में होगा, रचना दोआब जो है वो रावी और चेनाब जो है इसके बीच में होगा, ठीक है। तो रावी और चेनाब के बीच में कौन सा है, रचना दोआब है, आपको ध्यान रखना है ना। तो रावी चेनाब के बीच रचना दोआब के, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल आपके पूछूं आपसे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार पूछूं आपसे कब प्रदान किया गया, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, देखो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत तो 1901 के अंदर हो जाती है, ठीक है। 1901 के अंदर शुरुआत होती है और 5 क्षेत्र के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। और कहां पर मिलता है आपके, जो स्टॉकहोम दोस्तों आपके यहाँ पर प्रदान करते हैं। बाकी शांति वाला जो कहां पर मिलता है, शांति वाला जो ओस्लो के अंदर मिलता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी आप जानते हो, ठीक है। 1901 में शुरुआत इसकी हो चुकी थी, ठीक है। फिर 1968 के अंदर लेना, 1968 के अंदर जो है इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर भी नोबेल पुरस्कार को स्थापित किया गया, ठीक है। 1968 के अंदर इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर भी नोबेल पुरस्कार स्थापित होता है। और इसके अगले साल मतलब 1969 जो है इकोनॉमिक्स जो है इसका पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है तो 1969 के अंदर जो है यह प्रदान करते हैं। स्थापित कब होता है, स्थापित छापना 68 के अंदर स्थापित होता है और 1969 के अंदर इसको आपके पहली बार प्रदान करते हैं। और अभी पूछूं आपसे 2023 में यह अवार्ड किसको मिला है, अरे याद करो आपके अर्थ गोल है, याद करो अर्थ गोल है, क्लाउडिया गोल्डन किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डन जो है इन्हें इस बार ये वाला अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो क्लाउडिया गोल्डन जो मैडम है उन्हें इस बार जो है 23 का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसको पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसको पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे अमर्त्य सेन, कौन थे, अमर्त्य सेन जो है इसको पाने वाले पहले भारतीय 1998 के अंदर मिलता है। और लोक कल्याण का राज्य जो है इसके लिए प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये महत्वपूर्ण सवाल है, इकोनॉमिक्स जो है इसका नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत कब होती है ना। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा स्पीकर भी थे, जो राष्ट्रपति थे आपके, राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, लोकसभा स्पीकर भी थे। ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो इनका नाम था नीलमा संजीव रेड्डी, का नाम था नीलम संजीव रेड्डी जो है ये इनका नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जानते हो कि ये भारत के अंदर निर्विरोध, पूछूं आपसे निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो भी नीलमा संजीव रेड्डी ये भारत के पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार दोस्तों इनको चुनाव हरा दिया ना, इनको चुनाव हराने वाले कौन थे, वो थे बीबी गिरी साहब जो है वो चुनाव हराने वाले। और इनके बारे में आपको एक पॉइंट नोट करना है कि ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और यह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन तीनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, वो बीबी गिरी साहब है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति तीनों आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा है, ठीक है। तो धातु जो होते हैं आपको, एक तो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, और एक होती है अधातु, क्या होती है, अधातु होती है ना। अगर पूछूं आपसे मेटल जो है इसके जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, तो इसके ऑक्साइड छापना कैसे होते हैं, धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो धातु वाले ऑक्साइड कैसे होंगे आपके, ये बेसिक होंगे, क्षारीय होंगे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और जो अधातु वाले होते हैं कैसे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होते हैं और जो अधातु है इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है। क्षार अम्ल दोस्तों आप जानते होंगे, जिन आपके जिन सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से कम होता है लेकिन आपके वो होते हैं क्या, वो होते हैं आपके अम्ल, कौन होते हैं, वो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक है। और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो होते हैं आपके बेस, मतलब कि वो होते हैं क्षार। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 7 जिनका होगा वो कौन से होंगे, वो न्यूट्रल होंगे, ठीक है। ये उदासीन होने वाले हैं। और ये पीएच मान देने वाले कौन थे, सोरेनसन साहब जो है ये पीएच मान देने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीएच मान देने वाले सोरेनसन थे, इनका नाम भी आपको नोट करना है ना। सिंधु नदी जल समझौता पूछूं आपसे, किसके मध्य आपके होता है, अरे बताइए सिंधु नदी आपके जो जल समझौता है वो किसके मध्य हुआ था, ये किसके मध्य हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है। मध्यस्थता करने वाला कौन था, विश्व बैंक जो है वो मध्यस्थता करने वाला, ठीक है। तो मध्यस्थता करने वाला विश्व बैंक था। हाँ लिख लीजिए, ब्लड जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 जो है इसका पीएच मान होता है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सिंधु नदी समझौता किसके बीच में होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, वर्ल्ड बैंक करवाने वाला था इसको। और बात कब की है, बात है ये 1960 की बात है। और इसके द्वारा क्या, इसके द्वारा जो पानी जो है उसका बंटवारा होता है आपके, तो सिंधु झेलम चेनाब कौन सी है, सिंधु झेलम चेनाब इनको एक साइड किया गया और रावी व्यास सतलुज क्या है, रावी व्यास सतलुज जो है इनको एक साइड किया गया, ठीक है। इसका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो है वो भारत यूज करेगा, ये एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। और इसका 80% पानी जो है वो भारत यूज करता है और इसका 20% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ये इनके बीच में एग्रीमेंट है, ठीक है। तो 1960 के अंदर होता है, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में होता है। कुछ इस प्रकार जो है आपकी एग्रीमेंट हुआ था। ये नदी किसके हिस्से में जाती है, पाकिस्तान के पास जाती है, और यह वाली नदी जो किसके हिस्से में आती है, भारत के हिस्से में आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच होता है। पूछूं आपसे होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे ना, अरे ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, इसका दिवस कब बनाते हैं, याद कीजिएगा 10 अप्रैल जो है आपको याद होगा। अरे वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस पूछो कब बनाते हैं, 10 अप्रैल को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे इसके फाउंडर कौन थे आपके, इसके जो फाउंडर थे आपके वो जर्मनी के, आपके जर्मनी के जो बड़े फेमस व्यक्ति जो है जिन्होंने इस पर काम किया होम्योपैथी के ऊपर जो है 10 अप्रैल, ठीक बात है, ये तो दिवस हो गया, ठीक है। पूछूं आपसे फाउंडर कौन आपके, सैमुअल हैनीमैन कौन आपके, सैमुअल हनीमैन जो आपके, सैमुअल हैनीमैन जो है वो इसके फाउंडर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सैमुअल हैनीमैन जो है वो फाउंडर है, इसका नोट कीजिएगा। और पूछूं आपसे दिवस कब है, 10 अप्रैल का दिवस है, दोनों बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से, ठीक है। इनका खेल कौन सा है, इनका खेल है बैडमिंटन, कौन सा खेल है, इनका खेल बैडमिंटन है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। जब
भी दोस्तों इसकी बात आए तो आपको एक तो उबेर कप जो महिलाओं के लिए होता है और एक थॉमस कप जो पुरुष के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, बैडमिंटन खेल आपके लक्ष्य सेन हो गया, सात्विक साईराज हो गया, चिराग शेट्टी आपकी हो गया है, सुमित नागल हो गया है, इन सबका खेल कौन सा है? बैडमिंटन खेल आपको नोट करना है। सारे जो है इन तीनों का खेल कौन सा है? बैडमिंटन खेल हो गया है। और इनके बारे में आप जानते हो दोस्तों आपके, अरे सात्विक चिराग पूछूं आपसे 2023 का खेल का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो इनको प्राप्त हुआ था, ये भी आपको छापना है। और 25 लाख रुपए जो है इसकी इनामी राशि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बड़ा प्यारा सवाल आपके। हाँ, थाईलैंड ओपन जीतने वाले और फ्रेंच ओपन जीतने वाले सात्विक चिराग की जोड़ी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंदर जो है जो हमारे एससी एसटी जो है, इन एससी एसटी के लिए जो एससी एसटी के लिए लोकसभा के अंदर सीट रिजर्व होती है वो आपके किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है? सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये संविधान का कौन सा आर्टिकल है वो आपको बताना। चलो ऑप्शन दो, आपको ऑप्शन लो। आर्टिकल नंबर 330 के अंदर है, आर्टिकल नंबर 331 के अंदर है, 332 के अंदर है, या फिर 333 के अंदर है। आपको बताना क्या दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। अरे 338 नहीं रसगुल्ला, वो तो कमीशन के बारे में लेके, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 338 है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब जो है वो आर्टिकल नंबर 338 ए, वो तो कमीशन की बात हो रही है। यहाँ पर पूछ रहा हूं आपसे, रिजर्वेशन जो है इसका उल्लेख किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर छापना 330 के अंदर लिख लो। आर्टिकल नंबर 330 जो है यहाँ दोस्तों आपकी जो सीट रिजर्व होती है एससी एसटी के लिए उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया, ठीक है। 330 छापना आपके ये एससी एसटी आपको नोट करना है, ठीक है। और 331 पूछूं आपसे, इसमें एंग्लो इंडियन जो है इसके बारे में उल्लेख था, पर वर्तमान में आप जानते हो यह वाला आर्टिकल समाप्त हो चुका है। 104वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा आप जानते हो जो एंग्लो इंडियन वाला पोर्शन है वो हम अंत कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना कि 330 वाला एससी एसटी के लिए, 331 वाला एंग्लो इंडियन के लिए, पर मैंने कहा अभी वो समाप्त हो चुका है एंग्लो इंडियन वाला, मैंने कहा था ना, आप याद कीजिएगा। और 40 सवाल पूछ ले यहाँ पर कि भाई विधानसभा में, विधानसभा जो है यहाँ पर जो एससी एसटी है इनकी जो सीट रिजर्व होती है ये आर्टिकल कहां पर लिखा हुआ है? ये बात कहां पर लिखी हुई है? तो ये बात आपके आर्टिकल नंबर 332 में लिख रही है, ये भी बात आपको छापनी, ठीक है। विधानसभा के लिए 332 हो गया और जो लोकसभा छापना उसके लिए कितना हो चुका है? 330 हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम तो क्या? देखो पहले इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान का था, हेली नेशनल पार्क जो है पहले इसका नाम था, अब इसका नाम जो है बाद में हो गया जिम कॉर्बेट, ठीक है। और फिर दोस्तों नाम क्या हो गया इसका? नदी के नाम पर जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हो चुका है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान में इसका नाम ये हो चुका है ना, वर्तमान में ये नाम है, इससे पहले इसका नाम ये था और उससे पहले इसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, ये आपको छापना है, ठीक है। पूछूं आपसे, जिम कॉर्बेट पूछे आपसे, लिखिए दोस्तों यहाँ पर। अगर कुछ टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत कब होती है? 1973 आपको नोट करनी है, ठीक है। और इसके द्वारा पहला कौन सा बनता है? पहला यही बनता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो वर्तमान में नदी के नाम पर इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, आपको नोट करना है ना। इकोसिस्टम शब्द जो है यह देने वाला कौन? देखो एक वर्ड होता है इकोलॉजी, कौन सा है? इकोलॉजी, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका इकोसिस्टम, कौन सा होता है? इकोसिस्टम वर्ड होता है, ठीक है। एक होता है 10% एनर्जी लो, कौन सा है? 10% एनर्जी फ्लो रूल है, ये होता है, ठीक है। तो तीन नियम आपके सामने यहाँ पर है। देखो पहला क्वेश्चन है इकोसिस्टम जो वर्ड, इकोलॉजी वर्ड जो है इसको देने वाला कौन था? अर्नेस्ट हैकल, कौन था? अर्नेस्ट हैकल जो है वो इसको देने वाला, ठीक है। इकोलॉजी वर्ड को ना, इकोसिस्टम की बात करो, इसको हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र, क्या बोलते हैं? पारितंत्र कहते हैं। इसको देने वाला कौन सा आपके? इसको देने वाला टेंसले, कौन है? टेंसले साहब इसको देने वाले ना। और 10% रूल पूछूं आपसे, लिंडेमान साहब जो देने वाले हैं 10% एनर्जी फ्लो नियम जो है वो लिंडेमान ने दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात जो है वो कहां दोस्तों आपके स्थित है, ठीक है। अरे दूध सागर पूछूं आपसे, वाटरफॉल जो है वो कहां पर आपके? ये रसगुल्ला गोवा जो हमारा स्टेट है वहां पर दोस्तों आपके स्थित है। अगर आपने दोस्तों, अगर आपने एक फिल्म देखी हो जिसका नाम था चेन्नई एक्सप्रेस, उस फिल्म में तो ट्रेन वाला जो सीन था आपके, उस ट्रेन वाले सीन में पीछे तो पीछे की ओर जो है एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा, देखना आपके, वो यही वाला वाटरफॉल था, दूध सागर वाटरफॉल। चेन्नई एक्सप्रेस और ट्रेन का आपके टाइम था आपके, दीपिका पादुकोण को लेके जा रहे थे वो लोग आपके, उसमें पीछे की ओर, देखना पीछे की ओर जो है एक वाटरफॉल था आपके, दूध की तरह दिखता वाटरफॉल, इसलिए उसका नाम क्या है? दूध सागर वाटरफॉल है, गोवा के अंदर वाटरफॉल है। और नदी पूछूं आपसे, बताओ कौन सी नदी के ऊपर बताना। और नदी का नाम छापिए, कौन सी नदी के ऊपर वाटरफॉल स्थित है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा के उत्खनन के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन थे? देखो हाँ, मांडवी नदी, नदी कौन सी आपके? मांडवी नदी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल देखिए यहाँ पर, सवाल आपके सामने, जो हड़प्पा दोस्तों आपके जो उत्खनन हुआ था आपके, उसके समय पूछा आपसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके हेड कौन थे? सवाल आपसे ये पूछा। देखो हड़प्पा जो है इसका उत्खनन करने वाले कौन थे? ये दयाराम साहनी, ये नाम आपने सुना होगा, ठीक है। हड़प्पा की खोज करने वाले ये थे। और उसके बाद दोस्तों आपके जो मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले राखल दास बनर्जी, ये नाम भी आपने सुना होगा, ये आपको नोट करना है। सवाल पूछ रहा है यहाँ पर कि उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एएसआई जो है उसके महानिदेशक कौन है? तो वह जॉन मॉर्शल। देखो सवाल लिखना, इसके कौन है? तो इसके हैं जॉन मॉर्शल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जॉन मॉर्शल साहब जो है वो इसके महानिदेशक हैं। ये आप देखो दयाराम साहनी खोज करने वाले थे, ठीक है। दयाराम साहनी जो है 1921 के अंदर इसकी खोज करने वाले, ठीक है। पर पूछूं आपसे उस समय कौन हेड थे? ये बात सवाल नोट करना, उस समय हेड कौन थे? जॉन मार्शल जो है इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और इनके बारे में आप जानते हो। अरे इसके बारे में बताओ मुझे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके संस्थापक कौन थे? इसके फादर कौन थे? अरे याद कीजिए, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो है इसके फाउंडर थे, ये भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बाकी जॉन मॉर्शल का नाम नोट कीजिएगा। सवाल कहां से जॉन मॉर्शल है? ये सवाल एसएससी ने अपने सीजीएल एग्जाम 2022 में पूछा था, जॉन मॉर्शल के बारे में आपको नोट रखना है, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरित क्रांति के संदर्भ में एचवाईवी का दोस्तों अर्थ क्या है, ठीक है। आपने हरित क्रांति सुना होगा दोस्तों, हरित क्रांति आप जानते हो कि इस क्रांति को करने वाले कौन थे? भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन करने वाले थे, और पूरे विश्व में करने वाले कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग पूरे विश्व में करने वाले थे। और इस वर्ड को देने वाले कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। ये जो वर्ड दिया है हरित क्रांति, इसको देने वाले कौन थे आपको बताना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे इस संदर्भ में दोस्तों, एचवाईवी जो वर्ड आता है उसका अर्थ क्या है? एच फॉर हाई, क्या होता है? एच फॉर हाई होता है, वाई फॉर होता है आपके इल्ड, ठीक है, इल्ड होता है, और वी फॉर होता है वैरायटी, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो बीज यूज होते हैं आपके, जो बीज यूज होते हैं, यह बीज कौन से थे आपके? जो हाई इल्ड वैरायटी के थे, जिनसे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके वो वैरायटी के थे ना। तो एचवाईवी का क्या? हाई इल्ड वैरायटी इसका अर्थ है। और ये बीज थे आपके जो यूज हुए थे यहाँ पर, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्रोडक्शन आपके अधिक से अधिक हो सके, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। और एमएस स्वामीनाथन पूछूं आपसे लिखना, ये जनक भारत के अंदर पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। और इस वर्ड को देने वाले कौन थे? विलियम गोड जो है, विलियम गोड ये वर्ड देने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, कहां पर दोस्तों आपके? अरे जल्दापरा पूछूं आपसे, जल्दापरा और सुंदरवन लिखिए, जल्दापरा और सुंदरवन जो है ये कहां पर? जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, बताओ किस स्टेट के अंदर जो है, किस स्टेट में स्थित आपके जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान? ये दोस्तों आपके गेंडे जो होते हैं ना, जो राइनोसॉर्स होते हैं आपके, इनके लिए फेमस है, ठीक है। अरे एक सिंग वाले गेंडों के लिए कौन फेमस है? काजीरंगा भी फेमस है, आप जानते हो, असम वाला ना, तो असम में काजीरंगा है, ये भी बड़ा फेमस है एक सिंग वाले गेंडों के लिए, ठीक है। बाकी गेंडों के लिए कौन आपके? पश्चिम बंगाल का जल्दापरा जो है ये भी बड़ा फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता है जिसने ब्रिटिश भारत में अप्रैल 1930 में चट्टग्राम शस्त्रागार पर धावे का नेतृत्व किया था? ये सवाल भी आपके सीपीओ के एग्जाम पूछा
गया सवाल है आपको बताना सो मास्टर के नाम से किसे जानते हैं और उन्होंने जो आपके 1930 के अंदर चट्टग्राम सत्याग्रह जो है उसके ऊपर अटैक किया था, उनका नाम क्या है? उनका नाम छापना सो, ये भी पश्चिम बंगाल के हैं और इनका नाम क्या था? उनका नाम था सूर्यसेन। आपने सुना होगा, इन्हें बोलते हैं मास्टरदा। क्या बोलते हैं इन्हें? मास्टरदा बोलते हैं। और चट्टग्राम सत्याग्रह जो है इसके ऊपर अटैक करने वाले कौन थे? सूर्यसेन थे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके, सूर्यसेन पश्चिम बंगाल, मास्टरदा और चट्टग्राम सत्याग्रह जो है इसके ऊपर 1930 के अंदर जो आंदोलन चल रहा था उस समय अटैक करने वाले कौन थे? सूर्यसेन थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1991 की औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, 1991 से याद कीजिए। अरे भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जो है ये भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। और मैंने कहा था आपसे एलपीजी लाने वाले भारत के अंदर वो इनके टाइम पर आया था। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण लाने वाले पीवी नरसिम्हा राव थे ना। और इस समय वित्त मंत्री कौन थे? इस समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह जो है इस समय भारत के वित्त मंत्री थे। आपको नाम नोट करना है, ठीक है। तो फॉरेक्स जो है उसको रेगुलेट करने के लिए भारत के अंदर 1991 में एक नई आर्थिक नीति आती है। पीवी नरसिम्हा राव उसमें प्राइम मिनिस्टर थे। और अभी दोस्तों हाल ही में आप जानते हो इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया पीवी नरसिम्हा राव को, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश के समय दोस्तों किस नाम से जानते हैं? ठीक है, अरे ब्रह्मपुत्र नदी से याद कीजिए आप लोग, यहाँ से तिब्बत से शुरू होती है, तिब्बत में बोलते हैं इसको सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो तिब्बत में बोलते हैं। और फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है और फिर असम के अंदर आती है। असम में बोलते हैं क्या? असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग कहते हैं। और फिर दोस्तों इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में जो है ये भारत से बाहर निकलती है और बांग्लादेश जो है यहाँ प्रवेश करती है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर इसको जमुना कहते हैं। आपको नोट करना है, ठीक है। तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दोस्तों यहाँ से कौन सा? यहाँ से आपके गंगा नदी आती है आपके। और जब ये मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या होता है? मिलने के बाद पद्मा कहलाती है। और जब ये आपके डेल्टा बनाती है तो डेल्टा बनाने से पहले कहलाती है मेघना कहलाती है। ये इसके नाम है, ठीक है। तो सांगपो, दिबांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा, मेघना ये सारे इसी का नाम किसके नाम है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है। सांगपो तिब्बत के अंदर, दिहांग कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ब्रह्मपुत्र असम के अंदर, जमुना बांग्लादेश के अंदर। गंगा से मिलने के बाद पद्मा हो गया है और गिरने से पहले क्या हो चुका है? मेघना हो चुका है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो चुका है? हमारा आंसर जमुना करेक्ट आंसर हो चुका है, ठीक है। संकीर्तन भारत के क्लासिकल डांस में से किस शैली का दोस्तों पार्ट है? अरे संकीर्तन पूछूं आपसे, ये किसका पार्ट दोस्तों? आपके संकीर्तन जो आपके ये मणिपुर किसका है? जो मणिपुर जो आपके इस डांस का पार्ट है संकीर्तन। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा की पहली बैठक पूछूं आपसे कब दोस्तों होती है? आपके ये लिखना, राज्यसभा की पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 को पहली बैठक होती है, ठीक है। देखो इसकी स्थापना तो अप्रैल में हो जाती है ना, अप्रैल 1952 के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन हो गया था। पर पहली बैठक कब होती है? 13 मई को पहली बैठक होती है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो राज्यसभा जो है इसकी पहली बैठक कब होती है? 13 मई को होती है। ये आपको ध्यान रखना है। सरीसृप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं या दोस्तों वार्म ब्लडेड होते हैं आपके? सरीसृप जो है आपके सवाल पूछा आपसे, सरीसृप जो होते हैं जिनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। आपके सवाल पूछा है कि ये दोस्तों कोल्ड ब्लडेड होते हैं या फिर वार्म ब्लडेड होते हैं आपके। देखो हम और आप दोस्तों पूछा आपसे, हम और आप जो है जो मनुष्य जो है वो कौन से होते हैं? मनुष्य या फिर स्तनधारी जो होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके वार्म ब्लडेड। कौन से होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं आपके। मतलब दोस्तों हमारी जो बॉडी है इस बॉडी का टेंपरेचर फिक्स होता है ना, फिक्स होता है कितना? 37 डिग्री जो है फिक्स होता है आपके टेंपरेचर हमारी बॉडी का। इसलिए हम कौन है आपके? आप और मैं आपके वार्म है ना, आप और मैं वार्म है क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका टेंपरेचर फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है, 37 डिग्री ही रहता है, ठीक है। पर दोस्तों जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं ना, सांप हो गया, कौन हो गया? सांप हो गया। ये कौन होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं आपके, जैसे सांप हो गए ये होते हैं कौन से? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना। मतलब दोस्तों इनकी जो बॉडी का टेंपरेचर आपके वो चेंज होता है। इसलिए तो देखना आप लोग सर्दी दोस्तों अधिक होगी ना तो ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं, बिल के अंदर घुस जाएंगे रसगुल्ला, क्योंकि इनकी बॉडी जो है उस टेंपरेचर को सहन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सर्दी जब होगी देखना, सर्दी जब होगी तो ये अपने बिल में घुस जाएंगे अपनी बॉडी को आपके टेंपरेचर कंट्रोल करने के लिए। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं रेप्टाइल्स, ये आपको नोट करना है, ठीक है। एग्जाम के लिए अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा ना। पक्षी, स्तनधारी, मछली, सरीसृप और मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? सारे सवाल एक साथ आपके सामने। अरे पक्षी पूछूं आपसे, पक्षी जो होते हैं इनमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। पक्षी के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ना। स्तनधारी पूछूं आपसे, इसमें भी 4 चैम्बर, आपके और मेरे 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मछली पूछूं आपसे, इसमें 2 चैम्बर होते हैं ना, मछली के 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। सरीसृप पूछे आपसे, इनके 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और मगरमच्छ जो है आपके ये बड़ा सरीसृप होता है, इसके 4 चैम्बर होते हैं ना। तो 4 किसके हैं? पक्षी, स्तनधारी, मगरमच्छ के 4 चैम्बर है, बाकी मछली के 2 हैं, रेप्टाइल्स के 3 है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के दोस्तों किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 93 छापना। आर्टिकल नंबर 93 जो है यहाँ पर जो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर जो होता है, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 93 के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है ना। गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाले सिख धर्म के गुरु कौन था आपके? अरे गुरु अंगद। कौन सा? गुरु अंगद साहब जो है गुरुमुखी लिपि जो है इसका विकास करने वाले कौन थे? गुरु अंगद थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गुरु नानक पूछूं आपसे, ये पहले गुरु थे आपके। और गुरु गोविंद सिंह पूछूं आपसे, ये 10वें गुरु अंतिम गुरु थे। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और गुरु अंगद जी का नाम गुरुमुखी लिपि लिख लीजिए और गुरु गोविंद जी का नाम लिखना। खालसा पंथ जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? वो गुरु अंगद, गुरु गोविंद थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है ना। दहन भौतिक परिवर्तन है दोस्तों या रासायनिक परिवर्तन? आपके दहन मतलब पूछूं आपसे क्या है? जो दहन जो होता है, जो बर्निंग जो होती है आपके, जलना जो होता है, पूछे वो भौतिक परिवर्तन है या फिर दोस्तों आपके रासायनिक के सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा। देखो भौतिक पूछूं आपसे, भौतिक का मतलब है पानी से भाप बनना, भाप से वापस पानी बनना, ठीक है। ये भौतिक होता है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार बन जाए ना, जो एक बार बन जाए और वापस ना बन पाए वो रासायनिक होता है। आपके दूध से दही बना लीजिए, अगर आपने दूध से दही बनाया तो वापस जो है दही से दूध आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये रासायनिक होता है, ठीक है। और दहन पूछूं आपसे, अरे कोई चीज तो जल गई, जलने के बाद उसको वापस थोड़ी बना पाऊंगा मतलब ना। दहन जो होता है ये कैसा होता है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों बाकी पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, पानी से भाप बनना, ये कौन से होते हैं? ये सारे के सारे छापना आपके, ये सारे जो है भौतिक परिवर्तन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये आपका आज की क्लास जो मेरी मेधांस एपिसोड था उसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। दिल भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में आप जो एक बार, मतलब मैंने अपना इस मेधांस सीरीज में पूरा प्रयास